अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तुम्हारी बीवी अपने बेटे की गैर हाजिरी पर परेशान नहीं? मैंने दुकानदार से कहा। तुम इससे क्या समझे हो कि वो क्यों परेशान नहीं? वो अपनी माँ को बताकर गया होगा, उसने कहा। लड़के पर ज़्यादा असर तुम्हारा है या तुम्हारी बीवी का? माँ की ज़्यादा सुनता है, उसने जवाब दिया। मेरी कम ही सुनता है। शायद इसकी माँ भी तुम्हारी कम ही सुनती है, मैंने कहा। और मेरा ख्याल है कि माँ बेटा तुम्हारे काबू में नहीं। मैंने इसे ज़रा चक्कर देने के लिए कहा। सुना है तुम्हारा बेटा बड़ा अच्छा लड़का है। अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं, उसने जवाब दिया। तुम्हें इसके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं? उसने जवाब देने की बजाय सर हिलाकर नहीं कहा। उसकी इस अंदाज की नहीं में मायूसी बल्कि शिकस्त सी थी। मैं उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश का मेरा अंदाज अपना ही था। मैंने उसे ये तासुर दिया कि उसके घरेलू मामलात के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। उससे ये पूछा कि उसका बेटा कौन कौन से दोस्त के साथ सिनेमा देखने जाता है। ये जहन में रखें कि इस कस्बे में कोई सिनेमा हॉल नहीं था। 25 मील दूर ज़िले का शहर था। वहाँ 3 सिनेमा हॉल थे। कस्बों और देहात के लोग वहाँ फिल्में देखने जाया करते थे। लड़के के बाप ने 2 लड़कों के नाम पते बता दिए। मैंने दुकानदार को फारिग कर दिया और इन दोनों लड़कों को थाने बुलाने का इंतज़ाम किया। दोनों 17-18 साल की उम्र के मुसलमान लड़के थे। इनमें एक मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो चोरों का ताक़ुब करने वालों में से था। मेरे साथ बहुत देर तक रहा था। इन दोनों की घबराहट कुदरती थी, ख़ास तौर पर उसके लिए जो पहली बार थाने आया था। इनके साथ इनके बाप भी आ गए। मैंने बापों को तसल्ली दी कि इनके बेटों को मुश्तबा नहीं बिठाया जा रहा, बल्कि इनसे कुछ मालूम करना है। जनाबे वाला, एक के बाप ने कहा, मैंने अपने बेटे को 100 बार मना किया था कि इस लड़के का साथ छोड़ दो, लेकिन लड़के वाले हमारी सुनते कब हैं? आप क्यों अपने बेटे को उसकी दोस्ती से रोकते हैं? मैंने कहा। कोई एक बात हो तो बताएं जनाबे वाला, उसने जवाब दिया। कौन सी बदी है जो इस लड़के शब्बीर में नहीं? बाप बेचारा लाचार होकर बैठ गया है। बेटा माँ के कब्जे में है और माँ ने बेटे को शहजादा बना रखा है। लड़के की माँ कैसी औरत है? मैंने पूछा। सुना है चाल चलन की ऐसी वैसी है। बातें तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन सच्ची एक भी ना हो शायद, उसने जवाब दिया। खूबसूरत औरत है, इसलिए बदनाम हो गई है। सुना है अपने गांव में इसका किसी के साथ दोस्ताना है। अक्सर गांव गई रहती है, बेटे को भी साथ ले जाती है। लेकिन जनाबे वाला, मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कहता। अलबत्ता ये यकीन है कि अपने खामिद को इसने अपने पाँव में बिठा रखा है। बहुत सीधा आदमी है जी, दूसरे ने कहा। मैंने उनसे कुछ मालूमात हासिल कर ली और उन्हें तसल्ली दिलासा दिया कि वो अपने लड़कों के मुतालिक बेफिक्र रहें और घरों को चले जाएं। इन्हें जल्दी घर भेज दिया जाएगा। इन्हें रुखसत करके मैं लड़कों के पास आया। इनके दिलों से थाने का खौफ निकाला और एक लड़के को मैं अपने दफ्तर में ले गया। इससे पूछा कि वो शब्बीर के साथ फिल्म देखने जाया करता था। उसने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने ये भी बताया कि उसकी और दूसरे लड़के की जो बाहर बैठा हुआ था, शब्बीर के साथ गहरी दोस्ती है। शब्बीर उन दोनों को कभी कभी शहर फिल्म दिखाने के लिए ले जाया करता था। मैंने उस लड़के से कहा कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करे। उसने कुछ भी ना छुपाया। उसे बाहर भेजकर दूसरे लड़के को बुलाया और उसे कहा कि उसका दोस्त शब्बीर की सारी बातें सुना गया है, अब वो सुनाए। मैंने उसे ये भी कहा कि वो कुछ भी ना छुपाए और वो कुछ छुपा सकेगा भी नहीं। उसने अपने दोस्त के बयान की तायद कर दी। इन दोनों नौजवानों ने एक ही जैसी बातें बताईं। इनके अंदर जो बातें रह गई थी वो मैंने अपनी उस्तादी से निकाल लीं। इनका इख्तिसार ये है कि शब्बीर अय्याश तबीयत का नौजवान था। उसके ये दोनों दोस्त उसके हमराज थे। वो चोरी छुपे सिगरेट पीता था। उसे माँ पैसे दिया करती थी। शहर में अस्मत फरोशी के बाजार में भी जाता था। बाप से नफरत करता था, माँ से बहुत प्यार करता था। जुआ भी खेल लेता था, दोस्तों को पैसे खिलाता था। इन दोनों ने बताया कि वारदात की शाम वो जहाँ कहीं भी गया है, इन्हें बताकर नहीं गया। मेरे पूछने पर एक ने बताया कि शब्बीर को उसने आखिरी बार 12 और 1 बजे के दरमियान देखा था। वो अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। कभी अकेला शहर गया था? मेरा ख्याल है कि वो अकेला कभी नहीं गया, उसने जवाब दिया। हम दोनों के बगैर कभी नहीं गया था। अगर उसके साथ कोई बात हुई थी तो तुम क्या महसूस करते हो कि उसका मिजाज कैसा था? तुमने ऐसा शक किया था कि वो तुम दोनों को बताए बगैर कहीं जा रहा है?
नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने बिल्कुल महसूस नहीं किया कि वो कहीं जा रहा है या वो परेशान है। वो हर रोज़ ही की तरह लगता था। इन लड़कों ने 2 इंकशाफात किए। इन दोनों में से एक लड़का चोरों के ताक़ुब में गया था। उसके साथ बातें करते मैंने इसकी दिलेरी की तारीफ़ की तो उसने अफसोस का इजहार किया कि वो चोरों के करीब पहुंच भी गए मगर वो ट्रंक फेंक कर भाग गए। मैंने कहा कि तुम इतनी जल्दी बाहर निकले कि चोरों तक जा पहुंचे। ये इत्तेफाक की बात है कि हमारे महल्ले का एक आदमी अपनी छत पर था और चांदनी थी। उसने कहा, उसने चोरों को जाते देख लिया था। अगर हम चौकीदार के कहने पर जाते कि चोर किधर गए तो हम किसी और तरफ निकल जाते और चोर ट्रंक भी ले जाते। चौकीदार ने क्या कहा था? मैंने हैरान होकर पूछा। हम शब्बीर के बाप के पुकारने पर निकले तो चौकीदार गली के आखिर में खड़ा था। उसने जवाब दिया। चौकीदार ने एक और तरफ इशारा करके कहा कि उधर गए हैं। ऐन उसी वक्त हमारा वो दोस्त बाहर निकला जिसने छत से चोरों को नाले की तरफ जाते देखा था। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, उधर गए हैं। उसके पास हॉकी स्टिक थी। हम सब उसके पीछे गए और चोरों तक जा पहुंचे। चौकीदार भी तुम्हारे साथ ताक़ुब में गया होगा। हम 4 आगे आगे थे, उसने जवाब दिया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन आया था। चोरों ने ट्रंक फेंक दिए। हम कुछ दूर तक उनके पीछे गए। वो दूर निकल गए तो हम वापस आ गए और जब हम ट्रंकों के पास पहुंचे तो वहां शब्बीर का बाप और कुछ आदमी खड़े थे और चौकीदार भी वहां खड़ा था। हम में से किसी ने कहा कि ट्रंक यहीं रहने दो और अभी थाने चलो। चौकीदार ने कहा कि खुदा का शुक्र अदा करो कि चोर माल फेंक गए हैं। ये उठाओ और घर चलो। थाने जाकर क्या करोगे? शब्बीर के बाप ने कहा कि अभी तो मुझे घर जाकर देखना है कि वो और क्या ले गए हैं। चौकीदार ने कहा कि उनके पास जो कुछ था वो फेंक गए हैं। मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर से बचाना चाहता हूँ। थानेदार तुम्हें हर वक्त थाने बिठाए रखेगा। महल्ले के एक आदमी ने कहा कि ट्रंक यहीं पड़े रहने दो, इन पर पहरा बिठाओ और घर चल के देखो और क्या गया है। इस दौरान महल्ले के कई और आदमी आ गए थे। उन्होंने 2 आदमियों को ट्रंकों के पास खड़ा किया और शब्बीर के घर गए। शब्बीर की मां ने बताया कि रजाइयों वाली पेटी में से सूटकेस भी निकल गया है और सूटकेस में जेवरात और नकदी थी। सब अपनी अपनी राय और मशवरा दे रहे थे कि थाने अभी चलें या सुबह लेने दें। सुबह होने में थोड़ा ही वक्त था। चौकीदार से तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि चोरी के वक्त वो कहाँ था? वहाँ जितने आदमी थे उन सब ने चौकीदार को बुरा भला कहा कि उसकी मौजूदगी में चोरी हुई है। उसने कहा कि वो सोया हुआ था। चौकीदार ने कहा कि उसका इलाका ज़्यादा है और वो दूसरी गली में था। पहले रोज़ मैंने ताक़ुब करने वाले इन चारों आदमियों के बयानात लिए थे तो मुझे कोई शक नहीं हुआ था कि चौकीदार ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। चौकीदार को तो मैं अपना आदमी समझता था। मैंने उसका बयान लिखा नहीं था, मेरे जहन में महफूज था। मैंने अब जहन में ये भी महफूज कर लिया कि मुझे चौकीदार को लपेटे में लेना है। इसे बहुत दिन की ढील मिल चुकी थी। मैंने उसी वक्त एएसआई से कहा कि वो चौकीदार की नकलो हरकत देखने के लिए उसके पीछे ऐसा आदमी लगा दे जिसे चौकीदार ना जानता हो कि ये हमारा मुखबिर है। अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आने लगी। दूसरा इंकशाफ इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। मैं इन लड़कों से शब्बीर के चाल चलन वगैरह के मुतालिक कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। पता चला कि एक हिंदू लड़की के साथ उसके ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हिंदुओं की 2 बड़ी ही कबीर रस्मों का नतीजा थे। एक ये कि हिंदू कम उम्री में लड़कियों की शादियां कर दिया करते थे। 12-13 साल की लड़की को जवान कहा जाता था। दूसरी रस्म ये थी कि हिंदू औरत बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। अब पढ़े लिखे हिंदुओं में जिन्होंने नई तहजीब को कबूल कर लिया है ये रस्में नहीं रहीं, लेकिन कट्टर हिंदू और देहाती हिंदू आज भी इन रस्मों की पाबंदी सख्ती से करते हैं। इस लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। एक ही साल बाद उसका खामिद मर गया। वो नौजवानी में बेवा हो गई। उसकी जवानी की उमंगों पर मोहर सख्त हो गई। उसकी चूड़ियां तोड़ दी गईं और उसकी सहेलियों को उससे मिलने से मना कर दिया गया। उसका बाप खुशहाल दुकानदार था। लड़की का कोई भाई नहीं था। उसकी 2 बड़ी बहनें थीं और दोनों शादीशुदा थीं। मुझे इस बेवा लड़की के मुतालिक जो मालूमात हासिल हुई वो ये थीं कि बेवगी के सिर्फ 6 महीने उसने सब्र किया। इसके बाद वो इंसानी फितरत के हाथों मजबूर हो गई। इस मजबूरी में इंतकाम और एहतजाज का जज्बा भी शामिल था। शब्बीर खूबसूरत नौजवान था। उसकी नज़र लड़की पर और लड़की की उस पर पड़ी और उनकी दरपर्दा दोस्ती हो गई। लड़की दिलेर हो गई। शब्बीर के साथ उसके मामलात चलते रहे।
इन दोनों लड़कों ने मुझे बताया कि लड़की ने शहर के एक मुसलमान अमीरजादे के साथ भी दोस्ती कर रखी है। उसका नाम सगीर था। अमीर जमींदार का बेटा था, बाप मर चुका था, खुद शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। वो उस किस्म के बदमाशों में से था जो बदमाश होते हुए बदमाश नहीं कहलाते। लोग मुंह पर उनकी इज्जत करते और पीठ पीछे सरगोशियों में उन्हें बदमाश कहते हैं। सगीर की बदमाशी पर भी उसकी जमींदारी और पैसे ने पर्दा डाल रखा था। वो मस्जिदों में दिल खोलकर चंदा दिया करता था। तो क्या ये हिंदू लड़की बैक वक्त शब्बीर और सगीर के साथ दोस्ती निभा रही थी? 3 के साथ, एक लड़के ने जवाब दिया। एक हिंदू जवान भी लड़की का दोस्त था, लेकिन यह आदमी दोस्ती से दस्तबरदार हो गया था क्योंकि सगीर ने उसकी पिटाई करा दी थी। वो शब्बीर की भी पिटाई करा सकता था। मैंने कहा। शब्बीर ने हम दोनों को बताया था कि सगीर ने उसे कई बार धमकी दी है कि लड़की की दोस्ती तर्क कर दे। उसने बताया, लेकिन शब्बीर खुद बड़ा ही दिलेर लड़का है। उसने सगीर से कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ कि मार खाकर और दस्तबरदार हो जाऊंगा या भाग जाऊंगा। मुझे पिटवाओगे तो मेरे आदमियों के हाथों ऐसा पिटोगे कि 6 महीने चरपाई से नहीं उठ सकोगे। हम दोनों ने शब्बीर से कहा था कि सगीर के हाथ बड़े लंबे हैं, वो एक लड़की के पीछे ऐसे आदमी के साथ दुश्मनी न रखे। शब्बीर ने कहा था कि वो अब तक मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठा सका, सिर्फ इसलिए कि उसे मालूम है कि मेरे आदमी कौन हैं और वो क्या कर सकते हैं। उसके आदमी कौन हैं ये उसने नहीं बताया। एक लड़के ने कहा। हमने उससे पूछा भी था, उसने फिर भी नहीं बताया। ये एक ही राज है जो उसने हमसे छुपा कर रखा है। चोरी की वारदात से 2-3 दिन पहले भी सगीर और शब्बीर की तू-तू मैं हो गई थी। शब्बीर ने हमें बताया कि सगीर ने उसे धमकी दी है कि वो लड़की की दोस्ती से अगर बाज ना आया तो वो इससे ऐसा इंतकाम लेगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा और वो उसे कत्ल भी करा सकता है। इस इंकिशाफ से मेरा शक सगीर पर मरकूज हो गया। ये चोरी उसने अपने आदमियों से इंतकाम के तौर पर कराई है और इस वारदात में चौकीदार भी शामिल है। वारदात करने वाले सगीर के मज़ारे ही हो सकते थे, लेकिन घर भेदी कौन था? मुझे ये भी नजर आने लगा कि शब्बीर को सगीर ने अगवा कराया है और हो सकता है कि लड़का कत्ल हो चुका हो। मगर इस सवाल ने मेरे इस शक को बेबुनियाद करार दे दिया कि शब्बीर की माँ अपने बेटे की इतनी लंबी गैर हाजिरी से परेशान क्यों नहीं और उसने अपने खाविंद को थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने से रोका क्यों था। मैंने सगीर से बराह रास्त पूछगछ करना मुनासिब न समझा। मुखबिरों से पूछना बेहतर था। मुझे ये भी शक होने लगा कि शब्बीर को अगर सगीर ने कत्ल नहीं किया तो शब्बीर हिंदू लड़की को साथ लेकर कहीं चला गया है। मुझे ये भी मालूम करना था कि ये लड़की घर में है या लापता है। मुखबिरों से पता करवाया। रात तक मुझे पता चल गया कि लड़की यहीं है, बल्कि एक रात पहले उसे सगीर के घर से निकलते देखा था। सगीर के मुतालिक मुखबिरों ने बताया कि इस हिंदू लड़की के साथ उसके गहरे ताल्लुकात हैं। सगीर की बीवी पर्दे में रहने वाली सीधी सी औरत है। सगीर की हवेली का एक खास कमरा है, लड़की इस कमरे में जाती है। हिंदू मुखबिरों ने, जिनमें नंबरदार भी शामिल था, मुझे बताया, आपने ये तो सोचा होगा कि ये हिंदुओं का शहर है और हिंदू जानते हैं कि इनकी लड़की के मामलात एक मुसलमान के साथ हैं, फिर हिंदू क्यों नहीं बोलते? हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हिंदू हमले करते रहते हैं, यहाँ इस लड़की के मामले में वो मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसकी एक वजह है। केसरी के बाप को अपनी जाति के लोगों ने बताया था कि उसकी बेटी 2 मुसलमानों से मिलती मिलाती है और मामला गड़बड़ है। बाप ने केसरी को रोका तो बेटी उस पर और अपनी माँ पर टूट पड़ी। उसने उनकी बेइज्जती की और यहाँ तक कह गई कि इस उम्र में तुम मेरी चूड़ियाँ तोड़कर मुझे घर में कैद कर लोगे। सारे महल्ले ने लड़की की वाही तबाही सुनी। उसने माँ बाप को धमकी दी कि उसे घूमने फिरने से रोका गया तो वो इन दोनों में से किसी मुसलमान के साथ घर से भाग जाएगी। और जनाब, उसने एक रोज़ अपने माँ बाप से ये भी कहा कि मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं दिल्ली के बाज़ार में जा बैठूंगी। उसे परेशान किया जाता रहा होगा। मैंने कहा। सिर्फ परेशान नहीं जनाब, मुखबिर ने जवाब दिया, ये मामला मंदिर तक पहुंचा। हमारे पंडित जी ने कहा कि लड़की को मंदिर में भेज दिया जाए ताकि उसे गंगा जल से पोतर किया जाए और उसके दिमाग से मुसलमानों की दोस्ती निकाली जाए। लड़की मंदिर में गई। दूसरे दिन उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। आप शायद जानते होंगे कि ये पंडित अंदर से क्या हैं। इस पंडित ने पहले ही दिन लड़की पर अपनी नीयत जाहिर कर दी। मेरा ये हिंदू मुखबिर नाम का हिंदू था।
ज्वारी और चरसी था। हिंदुओं की जिंदगी के ढके छुपे गोशों से वाकिफ था। भगवान से नहीं डरता था। वो वैसे ही था जैसे मुसलमान जुराइम पेशा बराए नाम मुसलमान होते हैं। केसरी को पंडित ने मंदिर में बुलाया तो वो ये तासुर लेकर आई कि पंडित जी, महाराज शब्बीर और सगीर की कुमाश के ही आदमी हैं। उसने घर आकर बहुत शोर शराबा किया। मुखबिर के कहने के मुताबिक पंडित ने यह मशवरा भी दिया कि लड़की को हरिद्वार भेज दिया जाए, जहां जवान बेवा लड़कियों को तन्हाई की जिंदगी गुजारने के लिए रखा जाता है। इस मौके पर लड़की ने कहा था कि वो दिल्ली के बाजार में जा बैठेगी और वो चूड़ियां पहनती है। जेवर भी उसने नहीं उतारा और बेवाओं की तरह सफ़ेद और मेला दुपट्टा कबूल नहीं करती। शब्बीर के दोस्तों ने मुझे बताया था कि लड़की तोहफों और पैसों की शौकीन है और शब्बीर उसे ये दोनों चीज़ें देता रहता है। मुखबिर ने वसूख से बताया कि केसरी घर में है। मेरा ख्याल था कि शब्बीर उसे साथ लेकर कहीं गायब हो गया, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मुझे किसी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी और ऐसी रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आई कि शब्बीर और सगीर नाम के दो मुसलमान एक हिंदू बेवा को वरगलाते और उसे ख़राब करते हैं। मैं उनके ताल्लुकात की गहराई में सिर्फ इसलिए जा रहा था कि उनका ताल्लुक चोरी की वारदात के साथ है या नहीं। अलबत्ता शब्बीर की गुमशुदगी मेरे लिए काबिल गौर थी। मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि चोरी अलग वारदात होगी और शब्बीर का अगवा और शायद कत्ल अलग वारदात होगी। मुझे कुछ ऐसा शक भी होने लगा था कि शब्बीर को हिंदुओं ने ही गायब न कर दिया हो और ये भी मुमकिन था कि चोरी उन्होंने ही कराई हो। सगीर के भी केसरी के साथ ताल्लुकात थे। हिंदुओं का रद्द अमल मालूम करने के लिए मैंने सगीर से बात करना ज़रूरी समझा। उसी वक्त उसे थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल भेजा। सगीर बड़े रौब से थाने में आया। मैंने उसका रौब कायम रखा और बड़े एहतराम से उसे ज़हन नशीन करा दिया कि उसके रौब पर थाने का रौब गालिब रहेगा। मैंने केसरी की बात छेड़ दी और उसे ये तासुर दिया कि ये कोई जुर्म नहीं। मैंने हिंदुओं को बुरा भला कहा और सगीर से पूछा कि हिंदुओं का रद्द अमल क्या है। आप ये बात किस सिलसिले में पूछ रहे हैं? उसने पूछा। तुम जानते हो कि मुसलमानों के महल्ले में एक घर में चोरी हो गई है। मैंने कहा, ये चोरी किसी घर भेदी ने कराई है और ये चोरी इंतकामी कार्रवाई मालूम होती है। मुझे ये शक है कि हिंदुओं ने कराई है। तुम जानते हो कि केसरी के साथ शब्बीर की भी दोस्ती है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि हिंदुओं ने तुम्हें कभी इस लड़की से मिलने के लिए कहा है या कभी धमकी दी है? हिंदू अगर मुझे धमकी देते तो आपके पास 2-3 जख्मी हिंदू आते और मैं आपको हवालात में मिलता, उसने जवाब दिया। और एक हिंदू रईस शहर का नाम लेकर कहा, उसने मुझे 2 या 3 बार कहा था कि इस लड़की की बदकारी की वजह से शहर के तमाम हिंदुओं की बेइज्जती हो रही है और मैं इससे ताल्लुकात तोड़ लूँ। मैंने उसे हर बार ये एक ही जवाब दिया कि जिस रोज़ हिंदू मुझे उस लड़की को वरगलाता या उसके दरवाजे पर खड़ा और या उसे अपने साथ ले जाता देख लें तो उसी रोज़ मुझे कत्ल कर दें। लड़की मेरे घर खुद आती है। मैं अपनी ज़मीन पर जाता हूँ तो कभी कभी वहाँ भी पहुँच जाती है। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की। शब्बीर के साथ हिंदुओं का रवैया कैसा था? मैं साफ अल्फाज में कुछ नहीं बता सकता, उसने कहा, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं। एक बात याद आती है, एक बार 3 हिंदुओं ने मुझे दोस्ताना लहजे में ये बात कही थी जो ये हिंदू रईस मुझे कह चुका था। मैंने इन हिंदुओं से कहा कि तुम्हारी लड़की की दोस्ती सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हारी लड़की और तवाइफों में ये फ़र्क है कि ये अपने घर में है, बाजार में नहीं जा बैठी। मैंने हिंदुओं से कहा कि ये मेरा कमाल है कि मैंने केसरी के बहुत से दोस्ताने तोड़ दिए हैं, बस सिर्फ शब्बीर रह गया है। इसे लड़की छोड़ना नहीं चाहती। एक हिंदू ने कहा कि उसे हम संभाल लेंगे, ये लड़का इस शहर से भाग जाएगा। मैंने शब्बीर से कह दिया था कि तुम मेरे हाथों से बच गए तो हिंदू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लड़का दिलेर है, न मुझसे कभी डरा है न हिंदुओं से। तुमने केसरी से भी कहा होगा कि वो शब्बीर से ना मिला करे। मलिक साहब, उसने कहा, आप देख रहे हैं कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। मैं ये बताने से भी नहीं चूकूंगा कि मैंने केसरी से कई बार कहा था कि वो मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहती है तो शब्बीर के साथ ताल्लुक़ तोड़ ले। कभी वो संजीदा हो जाती और कभी हंसने लगती थी। उसने शब्बीर का साथ ताल्लुक़ कायम रखा। मेरी नज़र में सगीर भी मुश्तबा था। उसमें इतनी हिम्मत और ताकत थी कि अपने आदमी से चोरी करा देता, लेकिन मैं उस पर बराह रास्त हमला करने से गुरेज कर रहा था। मैंने उसे दोस्त बना लिया था और दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से बातें हो रही थीं। मैं उसे बड़ी उस्तादी से वारदात की तरफ ले आया। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव
और अंदाज की तब्दीलियों को भी देख रहा था। मैंने कहा कि ये चोरी अगर हिंदुओं ने करवाई है तो मेरे और तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है कि हम हिंदुओं को बख्श दें। अल्लाह की कसम है मलिक साहब, सगीर ने कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि शब्बीर के साथ मेरे ताल्लुकात कितने कशीदा हैं, लेकिन उसके घर में चोरी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। आपकी तरह ये शक मेरे दिल में भी आया था कि चोरी हिंदुओं ने इंतकामन कराई है। मैं उन लड़कों से मिल चुका हूँ जो चोरों के पीछे गए थे। मुझे ये भी पता चला कि चौकीदार ने उन्हें किसी दूसरे रास्ते पर डालने की कोशिश की थी। मालूम नहीं उन्होंने ये बात आपको बताई है या नहीं। मैं चौकीदार को यहाँ तक कह चुका हूँ कि उसे अच्छी तरह मालूम है और उसने सुराग ना दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यही होगा कि मुझे चोरों का सुराग देगा या यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनकर मुझे फिक्र हुआ कि ये शख्स चौकीदार को भगा न दे। चौकीदार तो मेरा मुश्तबा नंबर 1 बन चुका था। इसके साथ ही ये तस्कीन हुई कि ये वारदात सगीर ने नहीं कराई थी। सगीर भाई, मैंने उसे कहा, चौकीदार को भगा न देना। उसे मैंने जानबूझकर ढील दे रखी है। उसके साथ अब बात करनी छोड़ दो, उससे लाताल्लुक हो जाओ, मैं उसे खुद घेर लूँगा। वो दरअसल मेरे ही घेरे में है। मैंने ये बात कह तो दी, लेकिन मुझे तासुफ होने लगा कि सगीर को मैंने इस राज में शरीक करके गलती की है। हो सकता है चौकीदार इसी का आदमी हो। मैंने उसे और ज़्यादा हवा देनी शुरू कर दी और ये देखने लगा कि सगीर कहाँ तक सच बोल रहा है। मुझे यकीन सा होने लगा कि वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। ताहम मैं मुहतात रहा और उसके दिल से बात निकालने की कोशिश करता रहा। शब्बीर के मुतालिक कुछ बता सकते हो कि कहाँ गायब हो गया है? मैंने पूछा। मेरा ख्याल था कि वो केसरी को कहीं भगा ले गया है। केसरी यही है, सगीर ने जवाब दिया। परसों रात मेरे पास आई थी। शब्बीर के मुतालिक मैं कुछ नहीं बता सकता। इस लड़के को देखकर मुझे कभी कभी अफसोस हुआ करता है। इतना खूबसूरत लड़का जो दिलेर भी है, तबाह हो गया है। उसका बाप बहुत सीधा आदमी है। मैंने सुना है कि लड़के को माँ ने बिगाड़ा है। मैंने पूछा, माँ कैसी औरत है? मैं आपको एक बात सुना देता हूँ, सगीर ने जवाब दिया। आप खुद राय कायम कर लें कि वो कैसी औरत है। मैं इसे बहुत अच्छी औरत कहा करता हूँ क्योंकि वो जिसे चाहती है उसके साथ पूरी वफादारी कर रही है। सगीर भाई, मैंने उसे कहा, दिल से ये निकाल कर बात करना कि शब्बीर के साथ तुम्हारी दुश्मनी है। दुश्मनी शब्बीर के साथ होगी, उसने कहा, उसकी माँ के साथ नहीं और उसके बाप के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि मुझे उनके साथ हमदर्दी है। आप मेरी बात सुन लें। जब आप शब्बीर को देखेंगे तो आप फौरन कह उठेंगे, ये लड़का इस माँ का बेटा तो है, लेकिन इस गोलगप्पे और ठिगने से आदमी का बेटा नहीं जो उसकी माँ का खाविंद है। उसने अपने बाप की ज़रा सी भी झलक नहीं। जिस बाप की झलक है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप उसे नहीं जानते, सगीर ने जवाब दिया। वो मेरी तरह जागीरदार का बेटा है, बल्कि उसकी ज़मीन मुझसे भी ज़्यादा है। रुपए पैसे में भी मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। बहुत खूबसूरत आदमी है और दिल गुर्दे वाला मर्द है। जैसी खूबसूरत जमीला शब्बीर की माँ है, वैसा ही खूबसूरत वहाब है। उसके अपने बीवी से जो बच्चे हैं वो भी शब्बीर की तरह खूबसूरत हैं। ये किस्सा मुझे यूं पता चला कि जमीला ब्याही हुई। जब आई तो उसने पर्दा ना किया। ये 17-18 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 18-19 साल थी और मेरी शादी हो चुकी थी। जमीला का दूल्हा उस वक्त भी ऐसा ही था जैसा अब है, भद्दा, बदसूरत, काला रंग और पेट बड़ा हुआ। ये जोड़ बिरादरी ही ने मिलाया था। हमने जमीला को देखा तो उसकी खूबसूरती ने हैरान कर दिया। मैं उस वक्त आज की निस्बत ज़रा ज़्यादा ही शहजादा हुआ करता था। ये मुमकिन नज़र नहीं आता था कि ये लड़की उस आदमी के साथ खुश रह सकेगी। यूँ मालूम होता था जैसे ये किसी नवाब की बेटी है। मैं अपने आप को नवाब का बेटा समझा करता था। मैंने जमीला तक रसाई हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। उसे आते जाते इशारे किए, एक औरत को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया, तोहफे भेजे, सोने की अंगूठी भेजी, मगर उसने मुझे कबूल न किया। उसकी शादी के अभी 8 महीने पूरे नहीं हुए थे कि शब्बीर पैदा हुआ। मशहूर ये हो गया कि जमीला ये बच्चा अपने गांव से लाई थी। इससे मुझे यकीन हो गया कि जमीला शरीफ लड़की नहीं। मैं और ज़्यादा उसके पीछे पड़ गया। 2-2.5 साल गुजर गए। वो मेरी बेताबी और मिन्नत समाजत और तोहफों से इतनी मुतासिर हुई कि एक रोज़ मेरी उससे मुलाकात हो गई। ये हमारी पहली मुलाकात थी और आप सुनकर हैरान होंगे कि उसने मुझे पैगाम भेजा था कि मैं उसे खेतों में फलां जगह मिलूं। मैं तो ऐसे गया जैसे सर के बल जाते हैं।
مگر اس نے باتیں کی تو مجھے اپنی مردانگی، جوانی اور دولت پر جو ناز تھا اس پر اوس پڑ گئی۔ صغیر نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی تھی، میں اسے مختصر کر کے سناتا ہوں۔ جمیلہ نے اسے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ تم خوبصورت جوان ہو اور میرا خاوند کسی پہلو میرے لیے قابل قبول نہیں، وہ میری روحانی تسکین کے قابل نہیں۔ اگر میرے خاوند ہوتے تم تو مجھے خوشی ہوتی۔ تم نے مجھے بہت قیمتی تحفے بھیجے ہیں جو میں واپس کرتی رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس شہر کے امیر زمیندار کے بیٹے ہو اور تم اپنے دشمنوں کو گھٹنوں پر بٹھا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے جس کے ساتھ وفا کا وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ وفا کر رہی ہوں، اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ صغیر نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لے کر کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ میری منگنی دوسرے آدمی کے ساتھ کر دی گئی، تو مجھے جو جی میں آئے کہہ لو۔ میں نے جسے اپنا خاوند بنانے کی خواہش کی تھی اسے در پردہ اپنا لیا۔ میرے اس بچے کا باپ بھی وہی ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی۔ میں اپنے گاؤں اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ جمیلہ نے صغیر سے کہا کہ اس آدمی کے ماں باپ کو پتہ چل گیا، انہوں نے میرے ماں باپ کی بے عزتی کی اور بیٹے کو اپنی اس جاگیر میں بھیج دیا جو اس کے باپ کو سرکار کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اس کا باپ فوج میں رسالدار تھا، بہت سی زمین ان کی اپنی تھی، 2 مربع سرکار نے دے دیے۔ اب ہم مل نہیں سکتے، کسی روز تو ملیں گے۔ میں دل سے تمہاری قدر کرتی ہوں، میں نے تمہیں دھتکارا نہیں، تمہاری عزت کی ہے، تم میری عزت کرو۔ صغیر پھر بھی اسے پیغام بھیجتا رہا اور جمیلہ اسے بڑے اچھے انداز سے ٹالتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، صغیر کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹی رہی اور اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے۔ 15-16 سال گزر گئے اور وہ وقت آیا کہ کیسری کے معاملے میں جمیلہ کا بیٹا اس کا رقیب بن گیا۔ چوری کی واردات سے 2-2.5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا وجیہہ اور خوبصورت آدمی مجھے ملنے آیا۔ صغیر نے کہا میری عمر کا ہی تھا، اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے کہا میرا نام وہاب ہے۔ مجھے یاد آ گیا، جمیلہ اسی کو چاہتی تھی اور یہی جمیلہ کے بیٹے شبیر کا باپ تھا۔ چہرہ دلنشیں تھا اور اس پر مردوں والا وقار تھا۔ خدا گواہ ہے میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ جمیلہ کا خاوند یہ آدمی ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے معزز مہمانوں کی طرح اندر لے گیا اور نوکر کو بلا کر اسے کہا کہ ٹھنڈا دودھ لے آئے۔